हेलो 9th क्लास। लास्ट हमने आरएनए, डीएनए थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा था। आज स्टार्ट करना है। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल सिंपल सी एक बार समझ लो, फिर इनके बारे में अच्छे से डिफरेंस समझ आएगा आपको। एक सेल है, उस सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल, अगर इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर कवरिंग है बोले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो सेल होगी हमारी यूकैरियोटिक सेल। अगर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं है, पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है, आधी अधूरी है। कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसे, इस सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो न्यूक्लियस है ये कहलाएगा न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। जीनोफोर, इस न्यूक्लियस को क्या बोल देंगे हम लोग? जीनोफोर। ये न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियस कंप्लीट है, तो इस न्यूक्लियस को बोलते हैं जीनोफोर। और इस सेल को बोल देंगे प्रोकैरियोटिक सेल। पुराने ख्यालात, प्रो का मतलब पहले, ये एडवांस है यूकैरियोटिक सेल। हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो दोनों में डिफरेंस लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट पॉइंट इज, प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो छोटी होगी, स्मॉल इन साइज। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे? फर्स्ट, स्मॉल इन साइज। ये लिख लो लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज, इनका साइज जनरली बड़ा होता है। इसके अंदर मैं कह सकता हूं न्यूक्लियस अब्सेंट है। वैसे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो डायरेक्ट कह सकते हैं न्यूक्लियस इज अब्सेंट, बट हियर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यहां पर न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हो आप लोग। इसके अंदर क्रोमोसोम, कल बताया था आपको, क्रोमोसोम वो है सिंगल होगा, एक होगा, सिंगल। यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस के अंदर ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखिए, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस वो यहां अब्सेंट है, जबकि यहां पर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस वो प्रेजेंट होगा। सर काम क्या है इस न्यूक्लियोलस का? वैसे आगे आएगा, एक बार बता देता हूं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बनाने का काम होता है इस न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियस के जस्ट अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर अब्सेंट। यहां लिख लेना प्रेजेंट। सर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जैसे मैंने कहा था सेल बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो पार्ट्स हैं हम उसको ऑर्गन तो नहीं बोल सकते, हम उन्हें ऑर्गेनली बोल देते हैं। तो ये ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाली चीज प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी भाई। ठीक है जी। एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल का आप लिख सकते हो, बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल, यहां लिख लो ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल। ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इसके जस्ट साथ आ जाता है, कई बार पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो वो भी लिख ही देते हैं।
लिखिए डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हमें प्लांट का पता है अलग होता है एनिमल से, लेकिन सेल में भी कोई डिफरेंस है क्या, अलग बात है क्या? जी हां, बिल्कुल है। तो लिखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल। नंबर 1, फर्स्ट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। यहां लिखोगे सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल के बाहर सबसे बाहर वाली कवरिंग है प्लांट्स के अंदर, वो सेल वॉल होती है। और ये सेल वॉल अलग से लिख लेना किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी होती है। ये एब्सेंट होती है एनिमल्स में। ठीक है भाई। नंबर 2, प्लांट सेल आर लार्ज इन साइज। इनका साइज बड़ा होता है, लार्ज इन साइज। इसमें लिख लो दे आर स्मॉल इन साइज। दे आर स्मॉल इन साइज। इसके अंदर पी से प्लांट सेल, तो याद रखना प्लास्टिड, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, यहां लिख लेना प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। नंबर 4, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, यहां लिख लेना सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है, प्लांट के अंदर ही मिलता है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन से रिलेटेड है, सिर्फ है एनिमल सेल्स में मिलता है। ये याद रखना आपको। दे हैव अ लार्ज साइज वैक्यूल, वैक्यूल लार्ज साइज। इसके अंदर लिखना वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल साइज और एब्सेंट। या तो होगा ही नहीं, होगा तो बहुत छोटा साइज होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। ये लगभग 5 पॉइंट आपको प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस याद होने चाहिए, पता होने चाहिए आपको। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद सेल के बारे में शुरू करते हैं। डायग्राम आप बना लोगे, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। आउटर मोस्ट सेल बना दोगे, सेल वॉल प्लांट के अंदर। अब डिवीजन ऑफ लेबर एक वर्ड आता है, डिवीजन ऑफ लेबर। कुछ एक पॉइंट से वो लिखवा चलता हूं आपको। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझो सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप कॉमन भाषा में समझे इसको, इसका क्या मतलब है? मान लो हम घर में 4 भाई बहन हैं, सबने अपना अपना काम बांट लिया। सुबह उठ के मेरे को बिस्तर समेटने हैं, मेरे को डस्टिंग करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को खाने की तैयारी करनी है। इस तरीके से सबने काम बांट लिया। तो हर एक सेल का या हर एक ऑर्गेनिज्म का बोल दो अब यहाँ भाई, हर एक बंदे का काम है फिक्स है। उसी तरीके से बॉडी के अंदर हर एक सेल का अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, उनका काम फिक्स है, वो अलग अलग काम करती है। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब था काम। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? लिखो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट in the organism body, in the organism body which perform different function, which perform different फंक्शन। जैसे आई की जो सेल्स हैं उनका काम है विजन का, ईयर के अंदर जो सेल्स है उसका काम है सुनने का, साउंड रिसीवर का काम करती हैं। नोज के अंदर जो सेल्स है उनका काम क्या है? स्मेल को डिटेक्ट करना। तो अलग अलग सेल का अलग अलग काम है। तो डिवीजन ऑफ लेबर याद रखना हमेशा मिलेगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
इसके अंदर मिलता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है भाई। नेक्स्ट, सेल शेप। सेल की शेप, अलग अलग टाइप की सेल्स की अलग अलग शेप हो सकती है। दे आर ओवल शेप, ओवल शेप हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, लंबी ऐसी हो सकती है। एक सेल है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये नर्व सेल है। ये नर्व सेल है। ठीक है भाई, ठीक है, ये नर्व सेल होती है, इसकी शेप कुछ ऐसी है, ये लिख लो नर्व सेल। तो अलग अलग सेल की अलग अलग शेप है। कोई स्पिंडल शेप हो सकती है, दोनों तरफ से नुकीली हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ये स्पिंडल शेप कहलाती है ऐसी। नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लिख लो लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है भाई, ये सेल शेप होगी, स्पिंडल शेप होगी, इलोंगेटेड हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है, या फिर डिस्कोइडल हो सकती है। ये मतलब शेप के हिसाब से है। एक और सेल शेप बताऊं, सिंगल, एक तो है तो कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मोडियम, या फिर अमीबा का एग्जांपल बताऊं आपको। अमीबा के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। क्यों? क्योंकि इसकी शेप फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती, वेरिएबल है। तो ये सेल शेप के बारे में था। उसके बाद साइज का और जिक्र कर देते हैं, सेल साइज। साइज के हिसाब से भी अ वैरायटी ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। बहुत छोटी से छोटी सेल हो सकती है, लिख लो स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ। स्मॉलेस्ट सेल का एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैल्सीपिटम, माइकोप्लाज्मा गैल्सीपिटम। इसी का दूसरा नाम है PPLO। इसी को बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि इसकी शेप फिक्स नहीं है, अपनी शेप चेंज करती रहती है ये सेल माइकोप्लाज्मा। बहुत छोटी है। अगर लार्जेस्ट सेल की बात करूं, लार्जेस्ट सेल, तो उसका जिक्र आता है ओस्ट्रिच एग। ओस्ट्रिच एग सबसे बड़ी सेल, ओस्ट्रिच एग। ठीक है भाई, सबसे बड़ी सेल। लास्ट सेल नंबर कोई फिक्स नहीं है भाई। सेल नंबर और बता दूं, सेल नंबर की और बात कर लेते हैं। सेल नंबर फिक्स नहीं है, काउंट ही नहीं कर सकते। इतनी सारी सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है, अनकाउंटेबल है भाई। ठीक है जी। उसके बाद जिक्र करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग करवा दी थी, बता दिया था एक सेल के अंदर क्या क्या होगा। मेनली सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद है साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर न्यूक्लियस। ये तीन चीज आपको बताई थी मेनली मैंने आपको। तो लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और यहां कौन सी सेल का जिक्र कर रहा हूं बेटा मैं? यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इसका डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए। तो ये कहता है सबसे बाहर नंबर 1 क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं, या फिर इसकी जगह अगर प्लांट सेल है तो क्या होगा बेटा? सेल वॉल। सबसे बाहर होगी सेल वॉल। नंबर 2 पे साइटोप्लाज्म, और नंबर 3 पे पढ़ेंगे न्यूक्लियस। नंबर 3 पे पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है भाई, न्यूक्लियस। चलिए, सबसे पहले डिस्कशन होता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये सबसे बाहर वाली लेयर है एनिमल सेल्स के अंदर।
प्लांट सेल और एनिमल सेल मिलेगी दोनों में, लेकिन एनिमल सेल में ये सबसे बाहर वाली लेयर है भाई। ठीक है जी, लिख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग या लेयर किसमें, एनिमल सेल में, एनिमल सेल। ठीक है भाई, ये लिविंग होती है, लिख लो, इट इज लिविंग, थिन, पतली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिविंग थिन होती है और इलास्टिक भी होती है, इलास्टिक, स्ट्रेचेबल और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम भी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, चीजों को सेलेक्ट करके अंदर जाने देती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। लगभग इसकी मोटाई 70 एंगस्ट्रोम होती है, थिकनेस है ये, थिकनेस, एंगस्ट्रोम ये यूनिट है बेटा, जैसे आप मीटर किलोमीटर नापते हो, एंगस्ट्रोम छोटी यूनिट है, कन्वर्जन मैं बाद में बता दूंगा आपको, अभी ज्यादा डीप चला जाएंगे हम लोग। तो एक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बारे में बताया था भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किसकी हुई है, फोस्फोलिपिड की, फोस्फोलिपिड। गुरुजी ये फोस्फोलिपिड क्या होता है, लिपिड का मतलब होता है बेटा फैट, फोस्फेट आपको पता ही है, फोस्फोलिपिड की बनी हुई है, फोस्फोलिपिड मतलब लिपिड फोस्फेट के साथ, फोस्फेट होता है H3PO4, ये फोस्फेट है, इसके साथ फैट जुड़ी होगी प्लस प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है भाई। ठीक है जी, जिसमें 75% फोस्फोलिपिड है और 25% प्रोटीन है। एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने कहा ये सेल है, इस लेयर को मैंने बड़ा करके देखा, इस लेयर को मैंने बड़ा करके देखा तो इसमें क्या पाया मैंने, 3 लेयर हैं इसमें, 3 लेयर्स ही बनी हुई है ऐसे, बाहर 2 लिपिड की लेयर हैं, ये 2 लेयर लिपिड की हैं, और बीच के अंदर यहां ऐसे प्रोटीन है, यहां क्या है बेटा, प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन। ये जो मॉडल है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो ये मॉडल, ये 1972 में सिंगर, SINGER, सिंगर एंड निकोलसन, इन 2 साइंटिस्ट ने बताया था। इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मोज़ेइक, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसका, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है किसने दिया, सिंगर और निकोलसन भाई साहब ने दिया। कब दिया, इन 1972। ठीक है भाई, इन्होंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर तो लिपिड की है और उनके बीचों बीच कौन फंसी हुई है, प्रोटीन फंसी हुई है। ठीक है भाई, और एक लाइन कही इन्होंने एक लाइन कही, क्या कही वो लिख लो, ए नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग, ऊपर लिख देता हूं। इन्होंने क्या कहा, अ नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग, अ नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग floating in the sea of lipid, लिपिड के समुद्र में प्रोटीन तैर रही है, इन्होंने ये बात कही थी, सिंगर और निकोलसन ने।
ठीक है भाई, फंक्शन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चुका अपना पूरा, उसके बाद है इनका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिखिए भाई। पहला मेन फंक्शन है द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोल दिया, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन is important, is important किसके लिए, from the point of view or the point of view like cell growth, like सेल ग्रोथ, इसके अलावा कोई भी सेल कोई चीज सीक्रेट करती है, सीक्रेशन, और सेल डिवीजन। क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड लाइक है, आधी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड लाइक, उसको आप थोड़ा सा इलास्टिक नेचर, वो बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। तो सेल ग्रो करेगी तो साइज बढ़ेगा, सेल ग्रो करेगी तो साइज बढ़ेगा। वो कब बढ़ सकती है, जब बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या हो, फ्लेक्सिबल। मान लो हम लोगों ने घर है, अपना घर है, उसकी बाहर वाली दीवार फिक्स कर दी, तो मैं उसकी बाउंड्री को नहीं बढ़ा सकता। अगर मैंने उनको क्या किया हुआ है, इनफ्लेक्सिबल बनाना, मतलब फ्लेक्सिबल बना रखी है, उनको इजीली मैं थोड़ा सा उनको बढ़ा सकता हूं, थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूं। यानी सेल ग्रोथ में हेल्प करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई चीज सीक्रेट करनी हो, क्योंकि फ्लूइड नेचर है, उसमें से आसानी से चीजें आर पार गुजर सकती है, तो ये नेचर है। सेल डिवीजन में भी इन सब में हेल्प करता है भाई, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिख रहा हूं मैं, अलो दी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एक्रोस इट, अपने अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सब्सटेंस को क्या करती है बेटा, मूव करने देती है। तो मूव करने के 2 तरीके हैं, ट्रांसपोर्टेशन के 2 तरीके हैं बेटा, ये भी लिख लेना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव, और दूसरा है पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा कौन सा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर लिखना, अगर कोई चीज मूव कर रही हो, सेल के अंदर आ रही हो या सेल से बाहर जा रही हो, कब, एनर्जी खर्च करके। इसके अंदर आप देख सकते हो विद यूज ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म लिख लो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी की फुल फॉर्म है। एटीपी क्या बेटा, जिस प्रकार हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमारे पास पैसे होते हैं, हम पैसे खर्च करके कोई सामान लेते हैं, तो सेल के अंदर कोई भी काम करना हो, यानी उसके अंदर पैसे के नाम की जगह क्या है, एटीपी है। तो मैं कह सकता हूं एटीपी क्या है, करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होगा, मान लो सेल को कोई चीज लेके आनी है अंदर, इजीली वो अपने आप नहीं आ रही, तो पैसे में खरीद के या मैं खर्च करके उसको अंदर ला रहा हूं या उसको बाहर कर रहा हूं, तो ऐसा ट्रांसपोर्ट क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट लिखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विदाउट
यूज ऑफ एटीपी अपने आप मूव कर जाते हैं पार्टिकल्स या सब्सटेंस, वो क्या कहलाएगा मेरा पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ठीक है जी सर, ये बात तो समझ आ गई। हमारी बुक में दो टॉपिक और दिए हुए, एक डिफ्यूजन और एक ओस्मोसिस। चलिए आज दोनों को क्लियर करते हैं। अब फंक्शन यहीं खत्म होते हैं सेल के, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के है। दो टॉपिक मूवमेंट से यानी इस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, एक तो है डिफ्यूजन और एक है ओस्मोसिस। तो ध्यान से समझना दोनों को। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है लिखिए, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम a region of high concentration to low concentration, high to low concentration, उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। उसे क्या कहेंगे हम लोग, डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है भाई, जस्ट सिंपल सा है, किसी जगह पे एक चीज की अमाउंट ज्यादा है। हमारे घर में अगरबत्ती लगाते हैं कोने में तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। कोई परफ्यूम है, सेंट है, अगरबत्ती, धूप कुछ भी लगाते हैं, घर में हलवा बन रहा है, उसकी खुशबू सारे कमरे में फैल जाती है। क्या कारण है, वहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो पार्टिकल्स में फैल जाती है। पूरे जो पार्टिकल्स है पूरे रूम के, उसके अंदर फैल जाएंगे उसके पार्टिकल्स। एक हाई जगह जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से लो कंसंट्रेशन में, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिफ्यूजन कहेंगे। दूसरा ट्रांसपोर्ट का तरीका है ओस्मोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ओस्मोसिस। लिखिए ओस्मोसिस क्या है। ओस्मोसिस लिखने से पहले एक चीज समझनी आपको। मेरे पास वाटर है, एक बीकर के अंदर वाटर है, उसके अंदर मैंने सोल्ट डाल दिया या फिर शुगर डाली है। क्या डाल दी बेटा, शुगर। दोनों को डालने के बाद क्या बन गया मेरा, ये सॉल्यूशन। क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन बन चुका है मेरा। इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीज हैं, एक तो है वाटर और एक क्या है बेटा, शुगर। जो वाटर है उसे बोलते हैं सोलवेंट और शुगर है उसको बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है भाई, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो सोल्यूट और एक क्या होता है बेटा, सोलवेंट। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, सॉल्यूशन। सर ये कैसे पता लगेगा ये सोलवेंट है या सोल्यूट है? अरे भाई जिसके अंदर कोई चीज घुलती है, जैसे पानी के अंदर चीनी घुलती है, जिसके अंदर घुलती है तो वो तो होता है मेरा सोलवेंट, और जो घोला जाता है वो क्या होता है मेरा सोल्यूट। या फिर जिसकी अमाउंट कम होती है, अमाउंट कम होगी वो क्या होगा मेरा सोल्यूट होगा, और जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो क्या होगा मेरा सोलवेंट। बात क्लियर है? ये सोल्यूट और सोलवेंट, यानी शुगर डाल दी मैंने वाटर के अंदर तो मेरा बन गया सॉल्यूशन। ये बात क्लियर है? तो ओस्मोसिस में लिखना क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल। ओके, सोलवेंट particle from a region of high concentration to low concentration through semi permeable membrane। ठीक है भाई, थोड़ा सा फर्क है डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में। क्या फर्क है, ओस्मोसिस के अंदर भी पार्टिकल मूव करेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। दो डिफरेंस आ गए, एक तो आ गया बेटा सिर्फ कौन से पार्टिकल मूव करेंगे, सोलवेंट पार्टिकल। दूसरा डिफरेंस क्या आ गया, बीच में क्या आ गई, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे इसी को एग्जांपल ओस्मोसिस को समझते हैं। मान लो ये एक मेरे पास है कंटेनर है, इसको बीचों बीच मैंने यहां लगा दी SPM। क्या लगा दी बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक तरफ इसके अंदर, एक तरफ है इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया H2O। दूसरी तरफ मैंने क्या डाल दिया बेटा, वाटर प्लस शुगर। इधर क्या डाल दिया, वाटर
प्लस शुगर। तो ये दोनों तो मेरे क्या बन गए इकट्ठा, क्या बोल सकता हूं इसको मैं, सॉल्यूशन बोल सकता हूं। इस सॉल्यूशन में वाटर क्या है मेरा, सोलवेंट, तो इसको मैं सिर्फ क्या बोल दूं, सोलवेंट बोल देता हूं। चलो जी, अब पानी इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, दिखने से पता लग रहा है इसमें तो चीनी घुली हुई है, इसमें पानी क्या है, कम। वाटर क्या है बेटा, कम, इसमें पानी क्या है, ज्यादा। तो पानी इस सॉल्यूशन से उसके अंदर मूव करेगा, जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी इसके अंदर मूव करता है। ये बीच में क्या है मेरी, सेमी परमेबल है मेम्ब्रेन। इसी को क्या कहते हैं आप, ओस्मोसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा के लिए भाई, ये जो डेफिनेशन लिखवाई है मैंने, रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन, इसका मतलब अमाउंट है, पानी की अमाउंट यहां ज्यादा है और यहां पानी की अमाउंट क्या है, कम। केमिस्ट्री में एक डेफिनेशन आएगी जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, वो भी बता ही देता हूं, सुनो। उसमें क्या कहेगा, सेम लाइन लिखेगा, इट इज द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ, वहां पे आ जाएगा फ्रॉम, ये रीजन काट देगा और क्या लिखेगा, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेटेड है या लो कंसंट्रेशन टू हाई, लो कंसंट्रेशन टू हाई, वो बाकी सेम चीज है, थ्रू एसपीएम। सर ऐसे कैसे हो गया, इसको समझने के लिए आपको दो टर्म्स पता होने चाहिए, एक तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा, और एक डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। कंसंट्रेटेड नहीं बता रहा, डाइल्यूट बता रहा हूं। डाइल्यूट बताते ही, इसको समझते ही आपको कंसंट्रेटेड याद हो जाएगा। डाइल्यूट में मैंने कहा लूट लिया, लूट लिखा हुआ है, लूट लिया, किसने लूट लिया मेरे को, दूध वाले ने लूट लिया। दूध वाला मेरे को कब लूट सकता है, जब दूध में क्या हो, पानी ज्यादा हो, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर ज्यादा हो, वो सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी कम हो, वो क्या होगा मेरा, वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इस डेफिनेशन को देखते हैं, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट मतलब पानी की बात कर रहा है, पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड, यानी अब मैं डाइल्यूट को तो यहां से मिटा दूं, सिर्फ बात हो रही है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस कंसंट्रेटेड को दो पार्ट में मैं कह दूं, एक तो लो कंसंट्रेटेड वाला सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेटेड, और एक को बोल दिया मैं हाई कंसंट्रेटेड। हाई कंसंट्रेटेड का मतलब तो क्या होगा बेटा, जिसमें पानी बहुत ही कम है, पानी बहुत ही कम, हाईली कंसंट्रेटेड। और लो कंसंट्रेटेड का मतलब पानी इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा। लो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होगा बेटा, पानी थोड़ा सा ज्यादा। हाईली कंसंट्रेटेड का मतलब पानी बहुत ही कम। तो इन दोनों के कंपैरिजन में लो कंसंट्रेटेड और हाई कंसंट्रेटेड, किसमें पानी ज्यादा है, लो कंसंट्रेटेड में पानी ज्यादा है, तो मूव करेगा पानी कहां से कहां, लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, वो जो डेफिनेशन थी वो थी किसके टर्म्स में, वो थी अमाउंट की टर्म में। ये किसकी टर्म में बेटा, कंसंट्रेटेड के टर्म में। तो ऑस्मोसिस की दोनों डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम इन केस ऑफ अमाउंट। इन केस ऑफ कंसंट्रेशन के टर्म्स में मैं कहूं तो इसमें होगा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। दोनों डेफिनेशन लिख लेना, क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बताऊं, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन। यहां बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, वो क्लियर कर चुका हूं। इसी बेस पर एक क्वेश्चन आता है आपका, अगर मैं सेल को किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दूं तो क्या होगा, नेक्स्ट अगर मैं उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन में रख दूं तो क्या होगा। उस बेसिस पे तीन केस और बता देता हूं, वो भी लिख लीजिए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक। सबसे पहले लो हाइपरटोनिक, समझना फिर लिखना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और थर्ड नंबर है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो
इसी के अंदर छिपा हुआ है सब कुछ। इन 3 वर्डों का खेल है। जिसको ये 3 वर्ड अच्छे से समझ आ गए वो कोई क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले अपने को घुमा फिरा के आप क्लियर कर सकते हैं। देखो मैं हाइपरटोनिक को वहां से उठाकर यहां लिख रहा हूं क्योंकि हाइपो और हाइपर में एक ही चीज का फर्क है, इसमें ई है इसमें ओ है, तो मैं हाइपर में पर उठा लेता हूं। हाइपर में से क्या उठा लिया मैंने, सिर्फ PER पर, और इसके पीछे लगा दिया सेंट। कितने परसेंट बना दिया मैंने इस हाइपर को, परसेंट, सेंट से बना दिया मैंने कंसंट्रेटेड, यानी कंसंट्रेटेड मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा मेरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड अभी पढ़ा था डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट में पानी ज्यादा, कंसंट्रेटेड में पानी क्या होगा, कम। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो है जिसमें पानी कम है। समझने का तरीका बता रहा हूं, लिखना आपको बाद में, पहले समझ लो। हाइपरटोनिक पर का मतलब परसेंट, सेंट से कंसंट्रेटेड, यानी ये सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड। ईब इसने कहना क्या है, यू कहोगा एक सेल लो, उस सेल को तुम किस में रख दो, उस सेल को तुम रख दो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ये बाहर वाला सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें रख दिया इस सेल को, बताइए इस सेल के साथ क्या घटना घटेगी। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, पानी इसमें कम है, सेल के अंदर वाटर होगा और ये एसपीएम की तरह काम करेगा, तो लग जाएगा ओस्मोसिस। कौन सा फिनोमिना काम करेगा, ओस्मोसिस काम करेगा। बाहर पानी कम, अंदर पानी ज्यादा, पानी कहां से कहां जाएगा, सेल से बाहर सॉल्यूशन में आएगा और सेल सिकुड़ जाएगी। जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल श्रिंक कर जाती है ड्यू टू एक्स ओस्मोसिस, एक्स ओस्मोसिस बोलते हैं भाई, बाहर की तरफ गया पानी। जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो उस सेल से पानी बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो सेल से पानी बाहर आएगा तो उसको बोल देंगे एक्सोस्मोसिस, और मैं कह सकता हूं सेल श्रिंक कर जाएगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उल्टा हो जाएगा। जब किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखूं, हाइपोटोनिक का मतलब है सॉल्यूशन में बाहर पानी ज्यादा है, यहां पानी ज्यादा, और इसके अंदर सेल को रख दिया, बीचों बीच एक सेल को रखा, तो बाहर पानी ज्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है, और सेल की जो मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो एसपीएम की तरह काम कर रही है, तो यहां भी कौन सा फिनोमिना लगेगा, ओस्मोसिस लगेगा, और पानी कहां जाएगा, अंदर जाएगा। और इस वाले ओस्मोसिस को बोल देंगे एंडोस्मोसिस, इसको क्या बोल देंगे, एंडोस्मोसिस बोल देंगे, और सेल मोटी हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, मोटी। कब होगी, एक बार फिर बता रहा हूं, सेल को हाइपरटोनिक में रखा तो क्या होगी, श्रिंक कर गई, और जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो सेल क्या होगी, स्वेल अप, फूल गई। इसका आप एग्जांपल देखते हो स्वेल अप वाले का। आप लोगों को जब होली का त्योहार आता है तो उससे अगले दिन आप लोग छोले बनाते हो खाने के लिए, चने भिगोते हो, चने मोटे हो जाते हैं, वो पानी उनके अंदर चला जाता है, स्वेल अप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल की और बाहर रखे हुए पानी की कंसंट्रेशन दोनों ही क्या हो बेटा, सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा मेरा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन भाई, उसमें सेम कंसंट्रेशन। इसमें लिखो पानी ज्यादा। चलिए तीनों की डेफिनेशन लिखवाते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिखो पहले, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल has higher water concentration, has higher water concentration, has higher water concentration, then this type of solution is called hypotonic solution. Then this type, hypotonic की बता रहा हूं, ये कहीं हाइपर की लिख लो, बाहर वाले सॉल्यूशन की कोई नहीं, आप अगर आपने गलत लिख दिया तो उसको चेंज कर दो बस। हाइपर में क्या लिख दो, हाइपर में लिख देना आप लोग, इफ, हाइपर में क्या लिख दोगे, if medium have lower concentration of water, if medium has lower concentration of water than the cell, तो वो हाइपर हो जाएगा, और
हाइपो में क्या लिख दोगे, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैव हाइयर वाटर कंसंट्रेशन, तो वो हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा हाइपोटोनिक। और लास्ट लिख लो, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैव सेम वाटर कंसंट्रेशन, सेम वाटर कंसंट्रेशन, देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक। जिसमें पानी बाहर निकला, जिसमें सेल से पानी बाहर निकला, किसमें निकला था पानी बाहर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो सेल को जैसे ही मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो वाटर बाहर की तरफ निकला, यानी एक्सोस्मोसिस हुआ, या फिर इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है टूटना, प्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टूटने का मतलब उसके अंदर से पानी निकल के बाहर आ गया, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलेंगे बेटा, प्लाज्मोलिसिस। क्लियर है? अगर प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, यानी उसमें से पानी निकल गया, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक में रख दिया जाए तो दोबारा क्या हो जाएगा, वो एंडोस्मोसिस होके और वो सेल हो जाएगी डीप्लाज्मोलाइज्ड। डीप्लाज्मोलाइज्ड, भाई इतना जरूरत नहीं है, इतना याद रख लेना बस, ठीक है भाई। तो ये मेन फंक्शन आपको बताए थे हम लोगों ने, आपको किसके मतलब बता दिया आपको ओस्मोसिस के बारे में। मेन फंक्शन हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके अलावा सेल के अंदर कोई चीज जाती है, लेती है, एक तो होता है एंडोसाइटोसिस, साइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस। सेल के अंदर किसी चीज का जाना सॉलिड फॉर्म का एंडोसाइटोसिस कहलाएगा, और सेल से सॉलिड चीज का बाहर आना एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। लिक्विड चीज का अंदर जाना पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। ये भी लिख लेना, कहीं टर्म्स पूछ ली जाए आपसे। तो आज थोड़ा सा करवाया, हल्का सा एक पार्ट बता दिया आपको, किसके बारे में आपको बता दिया गया है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है भाई। एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस भी एक वर्ड आता है, बस एक बार इतना बहुत है, आपको हो गया यहां तक। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो बताओगे। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आपको बताना है, आपको बताना है क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एसपीएम। क्या सेल वॉल भी सेलेक्टिवली परमेबल होती है? एसपीएम, क्या मैं सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को बोल सकता हूं, या फिर सेल वॉल को भी बोला जा सकता है? सेल वॉल को भी बोला जा सकता है, ठीक है भाई। आई होप सो समझ आया होगा, थोड़ा फास्टली करवाया है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।